हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है, बंधन है, अभिनंदन है रिद्धि का हिंदी अकादमी में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे 2019 प्रीवियस ईयर पेपर उत्तर प्रदेश पीसीएस का। ये प्री का पेपर है दोस्तों। आइए हम देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका 29 तक का जो नंबर तक का जो वीडियो है दोस्तों, इसका वीडियो पहले आ चुका है, आज ये दूसरा वीडियो है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आगे के वीडियो को अवश्य देखें, आपसे निवेदन है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। पहला है कथन देखेंगे, अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताप का प्रमुख सिक्का दाम था। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, इसका क्या सही है? तो दोस्तों दोनों चीज़ें सही हैं, इसका बी सही होगा। और आप देखेंगे इसका व्याख्या देख लीजिए, अकबर ने शेरशाह, अब ये कैसे सही है दोस्तों, इसको भी आप जानिए, क्योंकि इसका कारण जो है दोनों सही है, लेकिन इसका जो कारण है वो उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है सही से। तो अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, लेकिन इसका कारण यह नहीं कि शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। तो ये बात क्या थी? ये सही नहीं थी। अब आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, और ये सारे प्रश्न इतिहास एवं संस्कृति के हैं। 31 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए फटाफट। निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर कीजिए। सारे युद्ध दिए गए हैं। सबसे पहला है सरनाल का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, धर्मत का युद्ध और जजाऊ का युद्ध। तो अब लगभग मुझे लग रहा है कि सारा युद्ध अभी तक आपको लिए नया होगा, तो आप ध्यान दीजिए। बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, और सरनाल का युद्ध हुआ था 1572 में अकबर और इब्राहिम मिर्जा के साथ। धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 में औरंगजेब दारा सिकोह के साथ। और जजाऊ का युद्ध हुआ था दोस्तों 1707 में बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम के साथ। तो इस तरीके से इसका सही हुआ ए नंबर। अब आप चलेंगे हठयोग के दर्शन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये कौन सा सही है? तो ये हिंदी का प्रश्न भी माना जा सकता है और इतिहास का भी माना जा सकता है दोस्तों। हिंदी में भी यहाँ से प्रश्न बनता है। हठयोग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। हठयोग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया। ये बात बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही हैं। आप देखेंगे इसकी व्याख्या देख लीजिए दोस्तों। नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं गुरु मत्स्येंद्रनाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ। ये प्रश्न बहुत विवादित है, कभी कभी मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ दोनों दिया होता है, तो क्या सही हो? तो आयोग गोरखनाथ को सही मानता है और इनको भी सही मानता है। हठयोग परंपरा की नींव डाली गई थी तो सत्तारी सिलसिले के सूफी संत मोहम्मद गौस की फारसी पुस्तक बहर अल हयात में हठयोग संबंधित क्रियाओं का चित्रण मिलता है। यदि आप हठयोग को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस पुस्तक को आप अवश्य पढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? एकता व्यवस्था भी इतिहास में आप पढ़े होंगे, उस समय ये लागू हुई थी जो इल्तुतमिश का शासन था। तो ध्यान दीजिए, नहीं है प्रश्न पूछा जा रहा है। एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। क्या थी? ये राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। एकता प्रथा पूछा जाता है। बी है सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। सी है एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। डी है मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। तो ऐसा कुछ नहीं था। बाकी ऊपर की सारी चीजें सही हैं, ये इसका आंसर होगा। व्याख्या देखिए आप। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को असंख्य छोटी बड़ी एकताओं में विभाजित किया था। एकता का अर्थ होता है नगद वेतन। क्या होता है? नगद वेतन के बदले किसी को कृषि योग्य भूमि का लगान हस्तांतरित करना। प्रत्येक एकता पर इक्तादारों की नियुक्ति की जाती थी, जिसका समय समय पर स्थानांतरण होता रहता था, एवं केंद्र को प्रशासनिक एवं सैनिक सेवा उपलब्ध कराते रहते थे। ठीक है दोस्तों, आप चलिए आगे चलते हैं और 34 नंबर के प्रश्न को आप देखिए। प्रश्न बहुत ही मजेदार है दोस्तों, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये प्रश्न जो है कि घूम घूम के परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे जाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो तबकात ए नासिरी, तो इसके पुस्तक पूछी गई दोस्तों, लेखक। अब पूछा गया कौन सा सही नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तबकात ए नासिरी, मिनहाज उस सिराज जस जानी, तारिक ए फिरोज शाही, शम्से सिराज अफीर, तुगलकनामा इब्त बतूता गलत है, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम सही है। अब आप समझ रहे होंगे कि तुगलकनामा किसकी पुस्तक है, तो यह है अमीर खुसरो की। किसकी पुस्तक है? खुसरो की। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट चलिए, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, यहाँ तक कि सुपर टेट में भी ये प्रश्न पूछा गया था, ध्यान दीजिए। तो ये कब पारित हुआ? 1870 में, 1872 में, 1874 में, 1876 में। तो 1872 में, बी नंबर इसका सही होगा। केशव सेन के प्रयास से, आप अब इसका व्याख्या देख लीजिए। केशव सेन के प्रयासों से 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था। इसके अंतर्गत 24 वर्ष से कम आयु की कन्याओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह को वर्जित कर दिया गया था एवं बहुपत्नी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। 1891 बी.एम. मालाबारी के प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ था, जिसमें 12 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऐसा ही एक और एक्ट पूछा जाता है 1930 के शारदा अधिनियम द्वारा विवाह के लिए कन्या किया 14 वर्ष और युवकों की जो आयु है वो 18 वर्ष निश्चित की थी। तो आपसे पूछा जाए शारदा एक्ट क्या है, तो आप जान गए। अब नेक्स्ट चलिए, 36 नंबर का प्रश्न है, सूची ए सूची बी से सुमेलित कीजिए। सूचियों को दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन। ए आंदोलन है, ये वर्ष है। तो आप देख पाएंगे होंगे संथाल, तो संथाल कब हुआ था? 1855 या 56 में। तो संथाल सी का हो गया पहला, ऐसे आप एग्जाम में कीजिएगा। और आप देखेंगे ए का हो गया दूसरा, पाबना का जो हुआ था 1873 से 1885 में, तो इसका 2 नंबर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे एका का 1922 ईस्वी में हुआ था, तो इसका हो गया 3 नंबर। ताना भगत का जो हुआ था वो 1914 ईस्वी में हुआ था, ताना भगत का, तो ये हो गया जो है कि 4। तो 2 3 1 4 इसका आंसर हो गया बी नंबर। नेक्स्ट आप देखिए, निम्नलिखित यहाँ पे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? आप यहाँ पे आपको सुमेलित नहीं है, गोला कर लीजिएगा जैसा कि हमने कर दिया है। आप देखेंगे दाम, ताम्र की मुद्रा, देसाई राजस्व अधिकारी, दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख और जरीब एक प्रकार का कर। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है मुगल के समय में ये सारी चीज़ें मतलब ऐसे नाम था और वो अधिकारी कौन से थे जिसके नाम से वो जाने जाते थे। इसका आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पे नहीं पूछा है। तो जरीब का मतलब होता था दोस्तों भूमि की माप हेतु प्रयुक्त होती थी। जरीब कहाँ प्रयोग होती थी? भूमि की माप हेतु। और दाम का ताम्र मुद्रा बिल्कुल सही है। देसाई राजस्व अधिकारी ये भी सही है। और दीवान तो ये भी सही है, प्रांतीय राजस्व का प्रमुख। अब नेक्स्ट 38 नंबर का प्रश्न है, आप देखेंगे सूची ए से सूची बी को मिलान कीजिए, सही उत्तर को कूट के माध्यम से दीजिए। मुल्ला दाऊद, तो ये रचना है और रचनाकार को पूछा गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सीधा देख लीजिए, मुल्ला दाऊद, चंदायन, दामोदर कवि, पद्मावती कथा, सोमनाथ, राग विबोध, अमीर खुसरो, तो ये है आशिका। इनकी बहुत कम प्रसिद्ध ये रचना है जो पूछी गई है। जब आप बहुत गहनता से एक एक लेखक को पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपका कंप्लीट हो जाएगा। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो ये दिए थे भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। आप देखेंगे ऑप्शन में है भाटा का राजा राम सिंह, मालवा का राज बहादुर, मेवाड़ का उदय सिंह और गुजरात का मुजफ्फर शाह। तो ये थे, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब इनकी व्याख्या देख लीजिए आप, जो भी चीज़ें नई हों प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अकबर के पूर्व तानसेन भाटा क्षेत्र रीवा। अब आपसे पूछा जाएगा ये भाटा क्षेत्र क्या है? तो रीवा के राजा राम सिंह के दरबारी कवि के रूप में रहे थे। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे। अकबर ने उनकी ख्याति के बारे में सुनकर उन्हें अपने दरबार में बुला लिया था। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास थे। कौन थे? हरिदास। रामसागर नामक ग्रंथ की रचना अकबर के दरबार में की थी। जहांगीर भी संगीत
का प्रेमी था। उसके दरबार में तानसेन के पुत्र विलाक खां, छतर खां, खुर्रम दाद, हमजान आदि रहते थे। अकबर ने तानसेन को कुंठा भरवाड़ी विलास की उपाधि दी थी। अब आपसे पूछा जाएगा कि किसकी उपाधि दी थी, तो आप बताएंगे कुंठा भरवाड़ी विलास नामक की उपाधि दी थी। अकबर के समय में ध्रुपद गायन शैली तथा बीड़ा का प्रचार हुआ था। तानसेन की रचनाओं में मियाँ की तोड़ी, मियाँ की बल्हार, मियाँ की सारंग आदि थी। आपसे पूछा जाएगा ना कि कौन कौन सी शैली थी, तो आप बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न है 40 नंबर का, जो आपके स्क्रीन पे है, आप ध्यान दीजिए। ये है सूची ए से सूची बी को मूलांकन कीजिए और उनके राजवंश और राजधानी। पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांची। पांड्या की राजधानी थी मदुरा। और यादवों की राजधानी थी देवगिरी। कहाँ थी? देवगिरी। और काकाती की राजधानी थी वारंगल। ठीक है, ये है काकातीर। तो काकातीर की राजधानी कहाँ थी? ए नंबर, मतलब डी का ए होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बी। अब चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अब देखेंगे ये प्रश्न है 41 नंबर का। निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर दीजिए। राबिया दौरानी का मकबरा, तो ये कहाँ था? राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, जो बिहार में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली। अटाला मस्जिद जौनपुर। ठीक है, तो आप बताएंगे क्या करना है आपको? व्यवस्थित करना है, कब कौन सी मंदिर बनी थी। और व्यवस्थित करने का मतलब यह है इसका सन आपको बताना होगा। अब आप नीचे देख लीजिए। रबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में है, जिसमें 1678 में बनाया गया था। किसके समय बनाया गया था? तो ये बनाएगा औरंगजेब के। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, 1540 से 45 में शेरशाह ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, हाजी बेगम ने बनवाया था 1564 में। अटाला मस्जिद जौनपुर की है, 1404 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा बनाया गया था। ये जौनपुर की बहुत ही प्रसिद्ध मस्जिद है दोस्तों, अटाला मस्जिद। जब आप बेन शहर में आएंगे तो अवश्य देख पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आ रही है 42 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग के संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। और मनसबदारी का पद पैतृक था। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है क्या सही है? तो ये पैतृक नहीं था दोस्तों, सिर्फ ए नंबर सही है। अब आप हमारे साथ देखिए इसकी व्याख्या में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, आप इन्हें नोट डाउन कीजिएगा। जो चीज़ें आप समझ पा रहे हैं छोड़ दीजिए, जो नहीं पा रहे हैं उसे नोट डाउन कीजिए। काफ़ी लंबा चौड़ा ये व्याख्या है। अकबर द्वारा स्थापित मनसबदारी प्रणाली साम्राज्य के प्रशासनिक एवं सैनिक दोनों आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करने में सक्षम थी, जो मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। किस पे आधारित थी? तो दशमलव प्रणाली पे। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी को एक दर्जा या मनसब दिया जाता था। ये दर्जे 2 भागों में विभक्त होते थे, जात और सवार। जात से व्यक्ति की व्यक्तिगत ऊर्जा और वेतन निर्धारित होता था, तथा सवार दर्जा या सूचित करता था कि उससे कितने सवार रखना अपेक्षित था। यदि जात और सवार मनसब बराबर होते थे तो मनसबदार प्रथम श्रेणी के, यदि सवार मनसब जात और मनसब का आधा होता था तो द्वितीय श्रेणी के मनसबदार, तथा यदि सवार मनसब जात और मनसब से आधे से भी कम होता था तो ये तृतीय श्रेणी का मनसबदार कहलाता था। मनसबदारों की श्रेणियां जो थी वो 33 श्रेणियों में विभक्त श्रेणियां थी। न्यूनतम मनसब का अंक था 10 बनाए रखने के लिए अकबर ने 10-20 का नियम लगाया था, 10.20 का नियम अपनाया था, तथा दाग एवं चेहरा प्रणाली की कड़ाई से लागू किया। जहांगीर ने आस्पा मनसब को प्रारंभ किया, जिसके अनुसार सवार मनसब की निर्धारित संख्या में वृद्धि किए बिना उसके अधीन सैनिकों की संख्या में वृद्धि की जाती थी। जिस मनसब को 2 आस्पा में आस्पा प्रदान किया जाता था, वह निर्धारित संख्या से दुगने सैनिक रखता था। मनसबदारी एक पद पैतृक नहीं होता था। अब आप ध्यान देंगे जो यहाँ पे प्रश्न में आपसे पूछा गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिएगा और जो सही होगी और आपसे पूछ रहा है सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पे क्या बताना है आपको? संधियाँ बतानी है। तो इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो 1765 में हुई थी, तो इसका मतलब 1 का चौथा सही है। मंगलौर की संधि जो हुई थी वो हुई थी
ईस्वी में। तो इसका दूसरा सही है। सालबाई की संधि हुई थी, तो सालबाई की संधि हुई थी 1782 ईस्वी में। कब हुई थी? 1 नंबर सही है। मद्रास की संधि जब हुई थी तो 1769 ईस्वी में। तो इसका हो गया तीसरा सही। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3, मतलब इसका सी सही है। नेक्स्ट आप चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 43 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अब आप चलेंगे 44 नंबर के प्रश्न पे। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय आंदोलन से जो प्रश्न बनते हैं। अब देखिए 44 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आप ए नंबर मार्कंडेश्वर, बी नंबर कैलाश, सी नंबर मनुदेवी और डी नंबर भीमा शंकर। तो ये किसके नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भीमा शंकर के नाम से। डी नंबर सही होगा। और मार्कंडेश्वर मंदिर का विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में बेनगंगा नदी के तट पर अवस्थित है। प्रश्न नेक्स्ट बन सकता है आपसे, किस नदी पे अवस्थित है? तो चिरौली जिले में बेनगंगा नदी के तट पर अवस्थित है। और ये चिरौली कहाँ है? तो महाराष्ट्र का एक जिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कैसे प्रश्न बनते हैं, फिर आप ध्यान दीजिएगा। अब ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931, सांप्रदायिक निर्णय, तो ये 1933 नहीं 1900 कब था? सांप्रदायिक निर्णय जो था 1933 में नहीं 32 में था। इसका मतलब ये डी सही है। नेक्स्ट 46 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। साइमन आयोग की नियुक्ति, और इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी दांडी यात्रा, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। अब आपको जब डेट इसकी याद होगी, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दुनिया को पता है 13 अप्रैल 1919 को। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी 5 नवंबर 1915 को। तो सबसे पहले आएगा फिरोज शाह की मृत्यु, मतलब चौथा पहले आएगा। तो इसका मतलब चौथा पहले में सिर्फ एक में सही है और इधर डी में सही है। तो ये तो कट जाएगा बी और सी। अब 2 में लड़ाई आपकी है। अब नेक्स्ट देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को सॉरी। तो ये जलियांवाला हत्याकांड हो गया। तो मतलब ये चौथा पहले नंबर पे चौथा आएगा, दूसरे नंबर पे दूसरा आएगा। अब तीसरी साइमन कमीशन नियुक्ति हुई 8 नवंबर 1987 को, तीसरे नंबर पे आ जाएगा साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन इसमें जो है कि चौथे नंबर पे आ गया है। अब नेक्स्ट आपका प्रश्न बन रहा है कि INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। तो किस लिए चलाया गया था? लाल किला दिल्ली में, ग्वालियर फोर्ट में, आमेर फोर्ट जयपुर में, आगरा फोर्ट में। तो कहाँ पे चलाया गया था? तो ये चलाया गया था लाल किला दिल्ली में। अब ये क्या था? INA के अधिकारी का मुकदमा। तो इसे आप समझिए मेरे साथ और आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, INA के गिरफ्तार अधिकारियों पर मुकदमा 1945 में दिल्ली के लाल किले में चलाया गया था, जिसमें INA के 3 अधिकारी कर्नल प्रेम सहगल, मेजर शहनवाज खां, कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लो थे। कांग्रेसी देशभक्तों ने आज़ाद हिंद फौज में INA के बचाव समिति का गठन किया, जिसने भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर शप्रू, ये जो इलाहाबाद में एक हॉस्पिटल है तेज बहादुर शप्रू, इन्हीं के नाम से बनी हुई है। काटजू एवं अरोड़ा आसफ अली जैसे वकीलों ने मुकदमा लड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कार्यवाही के प्रथम दिन वकील के रूप में वहां उपस्थित रहे। आज़ाद हिंद फौज के बंदियों के समर्थन में देशव्यापी आंदोलन भड़क गया तथा ब्रिटिश सरकार पर अत्यधिक दबाव पड़ने लगा। अंततः सरकार को इन तीनों को रिहा करना पड़ा। क्या क्या? तीनों को छोड़ना पड़ा। इसलिए इतिहास में ये महत्वपूर्ण। अब हम देखेंगे 48 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिए। इसमें भी दिया है, एक तो कारण कथन है, दूसरा कारण है। अब पहला कथन है, बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वता संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रमुख समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों बातें तो सही हैं, लेकिन उसकी व्याख्या सही नहीं है। अब आप हमारे साथ व्याख्या दीजिए। इसका जो सही होगा वो बी नंबर होगा। व्याख्या को देखिए क्या है पूरा। बंगाल की एशियाटी सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विचार संस्था अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रबल समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी, अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन इसकी जो व्याख्या थी वो सही नहीं थी।
आपने व्याख्या को देख लिया, क्या सही है, आप मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये प्रश्न है 49 नंबर का दोस्तों। 49 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप ध्यान दीजिए। ये देखिए 49 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी 26, 1950 से अपनाया गया था। तो ना ही तो ये सही है और ना ही भी सही है, क्योंकि आप जानते हैं ये यहाँ पे आपको दे रहा है राष्ट्रीय पंचांग, यहाँ पे विक्रम संवत है, विक्रम संवत नहीं है, शक संवत में दिया है। ठीक है, कभी भी आप अपना पंचांग उठा के देख लीजिएगा। और दूसरा दिया था राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी 26, 1950 से अपनाया गया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। व्याख्या आप देख लें दोस्तों। आगे चलेंगे, भारत में नियोजित विकास विरोध किसने चलाया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो कौन चलाया था? महात्मा गांधी। और ये क्या है? भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी औद्योगिक और मशीनीकरण के विरोधी थे, लेकिन आज के डेट में अगर गांधी जी होते तो शायद विरोध नहीं कर पाते दोस्तों, क्योंकि समय के हिसाब से परिस्थितियां जो होती हमें समाज को एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो गांधी जी भी औद्योगिक और मशीनीकरण के विरोधी थे। ऐसा अगर होते वर्तमान में तो शायद इन सब चीज़ों को भूल जाते। उन्होंने कुटीर और ग्रामीण उद्योग का समर्थन किया। समर्थन के साथ ग्राम को अर्थव्यवस्था की आधारभूत इकाई माना। बिल्कुल सही है, क्योंकि कृषि को ये वरीयता देते थे। और शिक्षा में भी इन्होंने यही कहा था कि आप बच्चे को स्वरोजगार की शिक्षा दें, क्योंकि उस समय बहुत कम पढ़े लिखे बच्चे पढ़ाई जल्दी छोड़ देते थे, गरीब देश था, तो ये सब कारण रहे। उन्होंने कुटीर और ग्रामीण उद्योगों का समर्थन करने के साथ ग्राम को अर्थव्यवस्था का आधारभूत इकाई माना। उन्होंने मशीन के प्रयोग के स्थान पर श्रमपरक उद्यमों को अधिक महत्व दिया, ताकि अधिकाधिक लोग रोजगार मिल सके। आज के डेट में आप देख रहे हैं छोटे रोजगार खत्म किए जा रहे हैं, बड़े बड़े सिर्फ बच रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 51 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अब इसमें क्या दिया है कि निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। पूना फैक्ट क्या था? गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सबको पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, पूना फैक्ट 32 में हुआ था, क्रिप्स मिशन हमारे भारत में आया था 1942 में। तो आप देखेंगे तो सबसे पहले चौथा नंबर का हो जाएगा, इसका मतलब फिर आएगा गांधी इरविन समझौता, मतलब 4-2 इसमें है, इसका सी सही होगा। अब नेक्स्ट आप प्रश्न को देखिए, 52 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। ये है 1952 के संदर्भ में 1905 के असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कर्जन ने भारतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था। तो क्या था? दोनों बातें सही थी। अब देखेंगे आप थोड़ा सा इस प्रश्न की व्याख्या देखिए। व्याख्या ही करने में थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है दोस्तों, इसलिए जो है कि एक वर्ष के पेपर को कई वीडियो में हो सकता है बने, तो आप हर वीडियो को एकाग्रचित्त के माध्यम से देखिएगा, मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, ताकि आप समझ पाए। बंगाल राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से हुई थी। गरम दल, नरम दल सब यहीं से बने थे। तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंटली ब्रिटिश भारत का सबसे पहला अधिक जनसंख्या वाला प्रांत भी था। मुसलमान को यहीं पे मुसलमान हिंदू अलग कर दिए गए थे। इसमें पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के अतिरिक्त उड़ीसा और बिहार भी सम्मिलित थे। तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कर्जन, जिसे हिंदी में शिव शंभू के चिट्ठे के माध्यम से जो है कि बालमुकुंद गुप्त ने इनके बारे में लिखा है, जब आप हिंदी पढ़ेंगे। 1999 से 1905 को भारतीय राष्ट्रीय उभार को समाप्त करने के लिए धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन 19 जुलाई 1905 की घोषणा कर दी गई। यहाँ पे बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था 1905 में। बंगाल का विभाजन को बड़ा प्रांत होने के कारण शासन की दुर्बलता के आधार पर सही ठहराने की कोशिश की गई। विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर मुस्लिम बहुल एक अलग प्रांत बनाया गया। ढाका को इसकी राजधानी घोषित की गई। तब आप यहाँ पे एक जो है कि ये भी समझ पा रहे हैं कि बंगाल की राजधानी क्या है? ढाका है। राजधानी घोषित किया गया। विभाजित बंगाल के दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को शामिल किया गया। विभाजन के फलस्वरूप पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रश्न को आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आप यूपीपीसीएस का पेपर देने जा रहे हैं, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? तो सभी जानते हैं, राजगोपालाचारी। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, और इसको पढ़िए राजगोपालाचारी के कार्यों को, तब आप समझ पाएंगे। मुस्लिम लीग एवं भारतीय कांग्रेस
राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिविरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला राजगोपालाचारी ने बनाया था। इनका पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी मद्रास के एक प्रभावशाली नेता थे। वे कांग्रेस और मुस्लिम के लीग के बीच समझौते को पूर्ण पक्षधर थे। उन्होंने देश को सांप्रदायिक समस्या को सुलझाने के लिए के उद्देश्य से 10 जुलाई 1944 को गांधी जी की स्वीकृति से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता की एक योजना प्रस्तुत की, जिसके प्रावधान निम्नलिखित थे। पहला क्या था, आप ध्यान देंगे, संक्रमण काल में मुस्लिम लीग की अंतरिम सरकार की स्थापना में कांग्रेस के साथ सहयोग करना, युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के उत्तर पश्चिम एवं पूर्व के मुस्लिम बाहुल्य जिलों की पहचान के लिए एक आयोग का गठन होना, इन जिलों के लोग जनमत संग्रह द्वारा भारत से अलग होने का फैसला करेंगे। अलग होने की स्थिति में रक्षा, वाणिज्य, संचार तथा अन्य आवश्यक क्षेत्रों के हितों की रक्षा के लिए दोनों सरकारों में परस्पर सहमति होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को आप अलग करेंगे तो दोनों पक्ष जब तक मिलेगा नहीं तो चीज़ें कैसे अलग की जा सकती हैं, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है द राइट एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ए नंबर पार्थ सारथी गुप्त, बी यस गोपाल, बी आर नंदा, बिपिन चंद्र। तो इनके जो है कि लेखक है बिपिन चंद्र। बिपिन चंद्र की एक रचना है, देखिए ध्यान दीजिए, पुस्तक का नाम है द राइट एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक बिपिन चंद्र थे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे 55 नंबर का जो आपकी स्क्रीन पे है। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही का उत्तर कीजिए। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, भारत का संविधान लागू हुआ, जम्मू कश्मीर को प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय की अनुमोदित किया। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब क्या किया गया है, इसको भी मिला लिया गया है। तो ये देखिए, इसकी व्याख्या देखिए, 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ कश्मीर के संदर्भ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। ये बात भी बिल्कुल सही है। अब आप देखेंगे 11 नवंबर 1957 को जम्मू कश्मीर को प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय का अनुमोदन किया। 26 नवंबर 1957 को जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू किया गया। अब देखेंगे आप नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राज व्यवस्था से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षण से अलग किया गया तथा नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? 1957 में, 1977 में, 1976 में, 1981 में। तो ये किया गया था 1976 में। अब देखिए, भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 148 से 151 तक में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां, सेवा, शर्तें अधिनियम 1971 के अंतर्गत सम्मिलित की गई। भारत में आरंभ में लेखांकन व अंकेक्षण एकीकृत प्रक्रिया ने 1976 में लेखांकन को अंकेक्षण के विभिन्न चरणों से में पृथककरण कर लिया गया, परंतु राज्य स्तर पर लेखांकन का कार्य अब भी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान में भी ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 57 नंबर का प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है। ये प्रश्न है कि कथन और कारक है, जिसमें कथन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप देखेंगे कि ये जो है कि बातें क्या है, तो संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, तो ऐसा नहीं है। तो आप इसका उत्तर देखेंगे तो इसका क्या है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता। ठीक है, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। अगर अल्पसंख्यक है, जैसे मुस्लिम शिक्षा के लिए थोड़ा बढ़ावा मिलता है, तो वही बता रहे हैं, वर्गों को मान्यता प्रदान करता है, उनकी भी स्कूलें चलाई जाती हैं। दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, मतलब बी इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। नीचे दिए गए हुए कूटों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसका केवल एक सही है, अधिकार नहीं है, संघ से अलग होने के अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की सुरक्षा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं मिलेगी, क के अंतर्गत नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपसे प्रश्न है और उसका पूछ रहा है सुमेलन सही नहीं है। दल बदल
तो ये दल बदल भी बिल्कुल सही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, बिल्कुल सही। जनगणना संघ सूची का विषय है, मतलब आप जिस में है वहाँ की जनगणना आप कराएंगे। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में है, नहीं, ये द्वितीय अनुसूची में नहीं है, ये कैसी में है, चौथी में है, यही गलत है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, तो ये प्रश्न है आपका, आप देख पा रहे होंगे 60 नंबर का प्रश्न है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं, और 11 और जो है कि आप देखेंगे तो 9 और 2 11 ऐसे करके आप जोड़ लीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह 1977 में अस्तित्व में आया, इसको प्रधान कैबिनेट सचिव होते हैं, इसका प्रधान जो होता है कैबिनेट सचिव होता है, तो ये गलत है, ये सही है। 1977 में आया था अस्तित्व में। 1947 से 1977 का प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री सचिवालय के नाम से जाना जाता है। 1977 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ कर दिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय सर्वोच्च अधिकारी प्रधान सचिव होता है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होता। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, आप ध्यान दीजिए। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों के जनजाति क्षेत्रों को प्रशासन के बारे में उपबंध है। किसके लिए है, तो असम के लिए है, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है, प्रशासन के बारे में उपबंध है। इसके अंतर्गत इन राज्यों में इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना की गई है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की स्थापना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो ये आप देखेंगे ना यहाँ पे पूछ रहा सुमेलित नहीं है, तो आप इतना याद रखिए। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण तो ये है किसमें है, टू हैव दी बॉडी ऑफ, इसमें सही है। परमादेश वी कमांड, ये भी सही है। प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, तो ये क्या है, ये गलत है, ठीक है। और आप देखेंगे अधिकार पृच्छा, तो वाई व्हाट अथॉरिटी, ये भी सही है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया सी को आप देख पा रहे होंगे, एक बार आप देख लीजिए। तो सी के लिए क्या है, प्रतिषेध के लिए क्या है, तो ये है आपका, आप देख पाए प्रतिषेध, तो प्रतिषेध ही गलत था, इसके स्थान पर रहेगा उत्प्रेक्षा टू बी सर्टिफाइड। नेक्स्ट आप देखेंगे 64 नंबर का प्रश्न है धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, तो अनुच्छेद कौन सा है, तो 110 है, इसका होगा बी। अब 110 अनुच्छेद के बारे में ढंग से आप देख लें क्या कह रहा है। धन विधेयक को भारतीय संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 110 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना हस्ताक्षर करके इसे धन विधेयक घोषित करता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को प्रस्ताव करने की तिथि में सिर्फ 14 दिन के अंतर, एक ही बार प्रश्न पूछा जाता है, दिनों में अपनी सिफारिश के साथ लोकसभा को लौटा सकती है, अन्यथा होने पर इसे राज्यसभा के पारित माना जाएगा। राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में सीमित अधिकार ही प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, वन तथा वन और वन्य जीव की रक्षा के लिए प्रावधान किया गया है, तो ये है भी दोनों सही। केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में, ये कर्तव्य है आपको करना पड़ेगा। देखिए क्या क्या है, भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 48 क राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। जैसे आपने देखा दिल्ली सबसे प्रदूषित है, तो वहाँ पे स्मॉग टावर लगाए गए, तो ये वहाँ के जो है कि सम्मानित अधिकारी और वहाँ के नेताओं का काम होगा कि दिल्ली को मुक्त करे प्रदूषण से। वही बात आपको यहाँ पे समझाई जा रही है। वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। यह संविधान के 42 में संशोधित अधिनियम 1976 की धारा 10 द्वारा अतः संस्थापित 3/1/2077 को किया गया था। इसके साथ ही मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 5 का और क से 6 तक में प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव रक्षा करेंगे। तो जो भी आपका वन होगा उसे आप संरक्षण प्रदान करेंगे, काटेंगे नहीं। झीलें होंगी उनकी सफाइयाँ करेंगे, नदियाँ हैं उनकी देखभाल करेंगे, पुल निर्माण करवाने में आप सावधानी बरतेंगे। वन्य जीव हैं तो उनकी भी रक्षा करेंगे, उनका संवर्धन करेंगे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखेंगे। आप किसी भी जीव को मारेंगे नहीं। मूल कर्तव्य में 42 में संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया है। यह 3 जनवरी 1977 को प्रभावित हो गया था, मतलब लागू हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न पंचायत से दिया हुआ है। पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है,
तो क्योंकि भारत की आत्मा कहाँ बसती है? गाँव में। और कथन किसका है? कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। आप देखिए पंचायत, क्योंकि भारत कैसा देश है? तो ये गांव का देश है, शहर इसमें बहुत कम है। देखिए ध्यान दीजिए, कृषि प्रधान देश है, तो यही है। 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग रहते हैं। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। तो इसका क्या होगा? आप इसे बताएंगे कौन सा सही है। तो हमें लगता है आप ध्यान देंगे तो इसका जो सही होगा ये होगा केवल 3। ये भी सीटें अनुसूचित जाति के लिए अगर मान लीजिए 50% होंगी तो महिलाओं के लिए क्या बचेंगी, फिर उनके लिए क्या बचेगी? तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इसका डी सही होगा। और तीसरा नंबर से ये मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग रहते हैं। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट आप देखिए, इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं। प्रश्न क्या? पंचायत में आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 343 घ 2 के अधीन पंचायत के आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 मतलब 33% स्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कि स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगे। ग्राम सभा नहीं अपितु ग्राम पंचायत एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती जिला स्तर पर अनुच्छेद 1943 से ख के पहले एक की स्थापना की जाएगी। लेकिन किसी बात के होते हुए भी मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन उस राज्य में नहीं किया जाएगा जिसकी संख्या 20 लाख से कम हो। अनुच्छेद 343 ख 2। अब आप देखेंगे 67 नंबर का प्रश्न है। ये प्रश्न आपको क्या बता रहा है, कैसा प्रश्न है? ध्यान दीजिए। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? तो ए नंबर RTE अधिनियम, बी नंबर RTI अधिनियम, सी नंबर मनरेगा, डी नंबर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो किससे संबंधित है? तो RTI अधिनियम से संबंधित है। इसका आंसर होगा बी। अब देखेंगे मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना करुड़ राय, शंकर सिंह, निखिल डे आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से 1987 में की गई थी। इस संगठन को विशेष रूप से सूचना के अधिकार हेतु संघर्ष एवं आंदोलन के लिए माना जाता है। किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो ये कथन भी कई बार पूछा गया है। ये कथन है KC वियर का। आप ऑप्शन को भी देख लीजिए, लॉर्ड ब्राइट, आइवन जेनिंग्स, HJ लास्की, KC वियर। तो किसका कथन है? KC वियर का। अब 69 नंबर का प्रश्न देखेंगे आप, तो इसमें भी 2 चीजें दी है, 2 कथन दिए हैं। एक कथन तथा दूसरा कारण है। केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। नेक्स्ट आप देखेंगे 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिक को प्रबंध एवं भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो ये की गई है 43A, अनुच्छेद 43A में। नेक्स्ट प्रश्न है 72 नंबर का। 72 नंबर का प्रश्न भी आ गया है आपके सामने। देखिए, संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप स्वरूप क्या है? तो यह एक लागू किया जा सकता है या लागू नहीं किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह क्या है? यह लागू किया जा सकता है क्योंकि भारत में संविधान को ही के अनुसार ही देश चलाया जाता है। संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से संविधान से प्रभावित थी। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प से उद्भूत है, जिसके संबंध में 2 दृष्टिकोण है, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। प्रथम के अंतर्गत बेरुवाड़ी वाद 1960 को देखा जा सकता है, जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन जो केशवानंद भारती जो है कि केस आया था, उसके अंतर्गत उसके उद्देशिका में भी क्या किया था? संशोधन किया था। दूसरी बात आप देख लीजिए, केशवानंद भारतीवाद 1973 में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है, इसका प्रयोग कभी संवैधानिक शब्दों की व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सकता है। ये दोनों बातें आप ध्यान देंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा सही है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल की कार्यपालिका के लिए शर्तें, राज्यपालिका की पदावधि, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो क्या सही है? तो ये सही है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होना चाहिए। इसका व्याख्या आप देख लीजिए। इसकी व्याख्या है कि केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक
अनुच्छेद यहाँ पे देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 162 के अनुसार इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिसके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति है। अब आप देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको देखने का कार्य करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्य कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो योजना आयोग, निवेश आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग, तो सभी जानते हैं नीति आयोग है। और नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, लघु उद्योग के लिए बनी निम्न में समितियों में कालानुक्रम में से व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन कौन सी समितियां बनी हैं और उनको क्रम से दीजिए, मतलब इसका डेट आपको याद होगा तभी आप ये सब प्रश्न तभी आप कर पाएंगे। समिति है नायक समिति, आबिर हुसैन समिति, एस कोहली समिति, कार्वे समिति। तो सबसे पहले आएगी कार्वे समिति, मतलब चौथा सही होगा, इसका सी आंसर सही होगा। आप देखेंगे कार्य समिति 1955 में, आबिर हुसैन समिति 1988 में है और नायक समिति 1991 में है, एस कोहली समिति 2015 में है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अब ऐसा ही कुछ प्रश्न है आप देख पा रहे होंगे। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूची को नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर दीजिए। पहला ऑप्शन है अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम कब लागू किया गया? सम्मिलित बाल विकास परियोजना, तो 1975 में ये है, मतलब बी का पहला होगा। अभी कूट हम आपको दिखाएंगे, बी का पहला होगा 1975। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, तो ये भी लगभग कुष्ठ निवारण कार्यक्रम जो चलाया गया था, ये चलाया गया था 1983 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, तो ये स्वास्थ्य मिशन कब चालू हुआ था? 2005 में। तो राष्ट्रीय, ये इसका डी का होगा 2005, मतलब दूसरा। अब आप इसका उत्तर देख लीजिए और इसे भी आप अच्छे से देख लीजिए। इसका आंसर होगा सी नंबर, ठीक है यहाँ पे। अब देखिए आप 77 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है। पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण से इस समय भागीदारी दर में गिरावट आई है। क्या सही है? दोनों चीज़ें सही हैं, लेकिन एक दूसरे की स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है, व्याख्या सही नहीं हो पा रहा है। आप इसकी व्याख्या देख लीजिए। हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई। पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण से इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कथन की व्याख्या नहीं हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है, क्यों? 0 से 14 वर्ष की आयु के अपेक्षता अधिक है, 60 वर्ष और अधिक की जनसंख्या अपेक्षता अधिक है, 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या अपेक्षता अधिक है, 0 से 14 वर्ष 60 वर्ष से अधिक की जनसंख्या है। तो यही है, 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या की अपेक्षता अधिक है, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप इनका उत्तर दीजिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंध की लक्षित करेगा? तो आपको संख्या जो दिया हुआ है ना, सारी याद रखना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। अब देखिए सतत इसको प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न दोबारा भी रिपीट होगा। SDG 6 है, सतत लक्ष्य SDG 6 भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंध की लक्षित करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समृद्धि की सीमा और अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया क्लब ऑफ रोम के द्वारा, और ये क्लब ऑफ रोम की द्वारा 1972 में किया गया था। और संबंधी की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किए हैं क्लब ऑफ रोम, इसको भी आप ध्यान रखिए। 81 नंबर का प्रश्न है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी कही जाती है। दैनिक स्थिति बेरोजगारी नहीं कहा जाएगी, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी नहीं कहा जाएगी। अब आप देखेंगे भारत में बेरोजगारी का आकलन 3 स्थितियों के आधार पर किया जाता है। सामान्य स्थिति, वार्षिक, साप्ताहिक स्थिति, चालू दैनिक स्थिति। सामान्य के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति वर्ष चालू वित्त 183 दिन कार्य करता है तो उसे बेरोजगार नहीं माना जाएगा। इसी के तहत तो मनरेगा आया है, 90 दिन का कार्य दिया जाता है। कितने दिन का? 90 दिन का, एक साल में। और जब फसल पकने के लिए छोड़ दी जाती है, फसल कर लेते हैं लोग, बीच का जो गैपिंग होता है उसी में यह कार्य 90 दिन का मिलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 183 दिन यदि कोई व्यक्ति काम करता है साल में तो वह बेरोजगार नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार चालू साप्ताहिक स्थिति के अंतर्गत दिन और चालू दैनिक में यदि कोई व्यक्ति 4 घंटे कार्य करता है तो उसे बेरोजगारी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करते हैं।
अन्यथा व्यक्तियों की गणना बेरोजगारों में की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कारपोरेट से है। आप देखेंगे कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये करंट का उस समय का प्रश्न था दोस्तों, तो हमें पढ़ लेना है क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं, तो फिर इस साल का भी आप पढ़ लीजिएगा। कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया। इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CR गतिविधि में व्यय करना होगा। तो ना तो ये सही और ना तो भी सही। अब करना क्या होगा ये आप देख लीजिए। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अधिनियम 2013 के अंतर्गत आने वाली कंपनी पर कंपनी एक्ट 2013 के तहत अपनी कंपनी के वार्षिक शुद्ध का लाभ 2% क्या करना होगा, सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधि में व्यय करना होगा। कहाँ पे, 2%। यदि आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपकी कंपनियां चल रही हैं, तो आप गरीबों की सहायता करें। प्रारंभ में ऐच्छिक था, परंतु वर्तमान में इसे अनिवार्य कर दिया है। पहले क्या था, आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन वर्तमान में क्या है, आपको करना ही जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न में आप देखेंगे 83 नंबर का प्रश्न है। 83 नंबर के प्रश्न में बताया गया है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI के आई किसके द्वारा विकसित किया गया है, मतलब कौन सी कंपनी इसको बनाई है। तो ये बनाया है मॉरिस UNDP और महबूल उल हक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको कौन बनाया है, PQLI, ठीक है, ये बनाया है मॉरिस। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक मॉरिस द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें जीवन प्रत्याशा, इसमें क्या क्या आएगा, जीवन की प्रत्याशा आएगी, शिशु मृत्यु दर आएगा, साक्षात्कार, तीनों आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें एक कथन है, दूसरा कारण है। मानव विकास सूचकांक SDI एवं सतत विकास लक्ष्य SDG पर आधारित भारतीय राज्य को वरीयता में धनात्मक संबंध है। तो SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है। कूट है इसका। अब कौन सा सही है, तो दोनों बातें सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर रही हैं। यहाँ पे A नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बहुआयामी निर्धनता में निम्नलिखित होता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ये तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे और बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के बारे में आप हमारे साथ थोड़ा सा गंभीरता के साथ देख लीजिए। क्या है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। 2010 में विकसित किया गया MPI की धारणा उपलब्ध प्रत्यागम अमर्त्य सेन की अवधारणा पर आधारित है। यह गरीबी की माप का अधिक व्यापक दृष्टिकोण है, क्योंकि यह गरीबी को केवल आय वंचन के रूप में न लेकर बहुआयामी वंचन, जैसे खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, अल्प शिक्षा, कौशल, अपर्याप्त जीवन निर्वाह, खराब आवासीय व्यवस्था, सामाजिक अपवर्जन के रूप में। अगर खराब आवासीय व्यवस्था होगी, व्यक्ति दलित जो है कि स्लम बस्तियों में रहेगा, तो वहाँ पे मच्छर वगैरह होंगे, बहुत सारी स्वास्थ्य में गिरावट आएगी। ये सब चीज़ों के लिए भी ये सारी संस्थाएं जिम्मेदार हैं। अब देखेंगे नागरिकता पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन करना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है, 21 दिन के अंदर। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंतर्गत 21 दिनों के अंदर अगर जन्म बच्चा ले लिया है 21 दिनों के अंदर, और अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो भी आप उसका रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 सम्मिलित नहीं किया गया है। उच्च रक्तचाप में, मधुमेह में, HIV परीक्षण में, मृत्यु पंजीकरण में। तो किसमें नहीं किया, HIV में। HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न 88 नंबर का। पर्यावरणीय कुटनेस्ट वक्र पर्यावरण क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है, तो क्या होता है, ये उल्टा U आकार का होता है। ऐसे कर देंगे, उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, जिनमें 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक कथन है, दूसरा कारण है। पहला है सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों को जरूरत
जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी की जाए। अब ये नहीं है कि आप इस समय पेड़ काट रहे हैं, हाईवे रोड बना रहे हैं, आपने पेड़ नहीं लगाया, तो आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी? हाईवे पे चलेंगी, उन्हें तो जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है? दोनों प्रश्न सही हैं। यहाँ पे देख रहे हैं सतत विकास मानव समाज कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। अगर हम सारी चीज़ों को ध्यान में रख के विकास नहीं करेंगे तो विनाश होगा। इसका ए नंबर सही है। क्या सही है? ए नंबर सही है। सतत विकास मानव समाज कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, क्योंकि सतत विकास के से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। इसके पूरा थीम ये था। 90 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना मानी जाती है? किसको मानी जाती है? ये पहल को मानी जाती है। मनरेगा है, NFP है, NSAP है, तो ये किसको मानी जाएगी? पहल को। ये पहल क्या है? तो ये आप देख पा रहे होंगे, पहल प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ योजना माना गया है। 2015 में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा LPG गैस सब्सिडी योजना प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ है। पहल की शुरुआत की गई थी। इसके लिए इस योजना को मोबाइल, आधार और बैंक खाते से जोड़ा गया था, जिसे आप गाँव में आपने सुना भी होगा, शहरों में भी बैंक खाते का सब्सिडी वापस आ रहा था। ये देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह पहला है, यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देगी। 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। ये तीनों बातें सही हैं। इसका जो है कि कार्ड के तहत इसका जिक्र आप देख लेंगे। अब इसकी पूरी व्याख्या देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, 12 सितंबर 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक ने अधिनियम का रूप ले लिया था। अधिनियम होने से पूर्व ही विधेयक को तुरंत प्रभावी करने के लिए 5 जुलाई 2013 को आदेश प्रख्यापित किया गया था। दुनिया के सबसे बड़े इस कार्यक्रम में लगभग 82 करोड़ लोगों के लिए सस्ती दरों पर खाद्यान्न पाने का अधिकार है। कितने लोगों को? 82 करोड़, 125 करोड़ में 82 करोड़ लोगों को अधिकार है। खाद्यान्न या भोजन की हकदार मात्रा न प्रदान किए जाने पर संबंधित व्यक्ति को राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान करेगी, या तो आपको पैसा देगी या राशन देगी। यह योजना 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। इस योजना को उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के पोषण संबंधी सहायता पर है, विशेष ध्यान देना होगा। पात्र गृहस्थियों के पहचान हेतु जो राशन कार्ड जारी किए जाएंगे, इस राशन कार्ड का क्या नाम होगा? पात्र गृहस्थी। तो ध्यान दीजिएगा, जिसमें मुखिया के रूप में परिवार की वरिष्ठ महिला का नाम दर्ज होगा। इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार औसत 25 kg और प्रति व्यक्ति को 5 किलो मिलेगा। खाद्यान्न और अंत्योदय परिवार के लिए 35 kg, प्रति व्यक्ति 7 kg। खाद्यान्न सहायता कीमतें चावल होगा 3 रुपये किलो, 2 रुपये किलो गेहूँ होगा, मोटे अनाज 1 रुपये किलो, 1 रुपये 1 kg उपलब्ध होंगे। आपने देखा होगा कि जो है कि जब कोविड आया, ये सारी चीज़ें क्या हो रही थी? फ्री ऑफ कास्ट दिया जा रहा था, जिसमें 1 kg मोटे अनाज के जगह पे चने मिल रहे थे 1 किलो, और ये आपको मिल रहा था 35 किलो। किसको? अंत्योदय परिवार को, जिसको लाल कार्ड कहते हैं। ये योजना सफल रही और काफ़ी लोगों को जीवन भी प्रदान की। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लगान का विनिमय, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी, स्वाभाविक खुसरा, तीनों बातें सही है। अब आप देखेंगे, भारत में पट्टेदारी सुधार उपाय 60वें दशक के दौरान अपनाए गए। इस कानून का मुख्य उद्देश्य लगान का विनिमय करना, पट्टा अवधि की सुरक्षा और पट्टेदारी के स्वामित्व की घोषणा करना था। जिस समय इस कानून की घोषणा की गई, उस समय जमींदारी उन्मूलन और भूमि का पुनर्वितरण के कार्य सर्वोच्च नीति की प्राथमिकताओं में शामिल थे। उस समय के शीर्ष नेतृत्व में पट्टेदारी और उप पट्टेदारी को भी सामंतवादी भूमि प्रबंधों के अभिन्न अंग के रूप में देखा, जिन्हें भारत ने अंग्रेजों से विरासत में प्राप्त किया था। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 93 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करता है,
ये भी सही है। संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करता है, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाता है। ये सारे कथन क्या है, सही हैं। इसका आंसर होगा, आप देख पा रहे होंगे, सी नंबर, सब सही है। नेक्स्ट है 94 नंबर का प्रश्न। ये है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्नलिखित कार्य सम्मिलित नहीं है। तो ये कौन सा नहीं है? तो राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, अन्नपूर्णा, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, उपरोक्त सभी। तो कौन सा नहीं है? ये नहीं है, सी। आप देखेंगे कि जो है कि गरीबी रेखा के नीचे के लिए जो कार्यक्रम है वो कौन कौन से हैं। तो ये है, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 41 एवं 42 के तहत नीति निर्देशक तत्वों का अनुकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अंतर्गत 5 योजनाएं थी। पहला था अन्नपूर्णा राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना। ये सारी आज के फील्ड में भी, आज के युग में भी फील्ड में रन कर रही योजनाएं आप अपने अपने अगल बगल देख लिए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण से निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये कार्टेजेना प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी, स्टॉकहोम सम्मेलन, अनवरत जैविक प्रदूषण, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत, क्योटो प्रोटोकॉल, जल संरक्षण। यही गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न 96 नंबर का, निम्नलिखित तंत्र में से एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा का मात्रा है ये घटती है। क्या करती है? यहीं पे 10% का नियम जो है कि लगता है। आइए आगे हम देखते हैं। 90% ऊर्जा क्या होगी? टूट जाएगी। 10% क्या होगी? हस्तांतरित हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उसी की व्याख्या देख रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा घटती है। परिस्थितियों तंत्र में स्वयंपोषी से परपोषी स्तर तक ऊर्जा पिरामिड ऊर्ध्वाकार होता है, जिसमें उच्चतम ट्रॉपिकल स्तर पर न्यूनतम ऊर्जा तथा सबसे नीचे से ट्रॉपिकल स्तर पर अत्यधिक ऊर्जा को दर्शाता है। जैसे पौधों से जब हिरण खाएगी तो ऊर्जा पूरा मिलेगी, जब हिरण से वो ट्रांसफर होगा तो 10% ही बचेगा। देखिए, स्तर पर दूसरे स्तर पर कम ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जितना ही की उपयोग किया जाता है, प्रत्येक पोषण तल का जंतु केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषण तल को देता है। से सभी पोषण तल 90% ऊर्जा उपभोग हो जाते हैं। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है तो पश्चिमी घाटी है। कई बार पूछा हुआ है। भारत का नक्शा आपने देखा होगा तो पश्चिम साइड का जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है? तो जैव विविधता वाला संपन्न क्षेत्र है। यहाँ पे आप देखेंगे, वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान विभिन्न देशों द्वारा हस्तांतरित जैव विविधता अभिसरण के अनुसार स्थलीय, समुद्री तथा वन्यजीव जलीय परिस्थितियों में पारिस्थितिकी परिसरों तथा स्रोतों में पर्यावास करने वाले जीवों के बीच पाई जाने वाली असमानता को जैव विविधता कहते हैं, जिसमें एक ही प्रजाति के जीवों के बीच विविधता, प्रजातियों के बीच विविधता, पारितंत्र विविधता शामिल है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है पश्चिमी घाट, गुजरात से तमिलनाडु तक का क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न 98 नंबर का, भारत द्वारा भूमि तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया 2030। तो ये सभी जानते हैं। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र का 12 दिवसीय 14वां COP14 सम्मेलन ग्रेटर नोएडा में 13 सितंबर 2019 को संपन्न हुआ। भारत द्वारा भूमि तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। इकोसिस्टम से संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। बी है, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों किससे संख्या में अधिक होते हैं? उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। यही बात क्या है? सत्य है। द्वितीय उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप इसको देख लीजिएगा, इसकी व्याख्या, जीव संख्या पिरामिड के द्वारा परितंत्र के प्राथमिक उत्पादकों तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्याओं के संबंध के बारे में बोध होता है, अतः इसे जीव संख्या पिरामिड कहा जाता है। इस पिरामिड के बारे में चार्ल्स एल्टन 1927 में बताया है। इन्होंने बताया कि खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में शामिल जीवों की संख्या में बड़ा अंतर पाया जाता है। पिरामिड में आधार से ऊपर की ओर जीवों की संख्या में कमी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 100 नंबर का है दोस्तों, और आज का ये अंतिम प्रश्न है। फिर हम 50 प्रश्नों की नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे दोस्तों।
देखिए ध्यान दीजिए, मानव गतिविधि से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है सबसे पहले देंगे ये नैसर्गिक मतलब नेचुरल पर्यावरण, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, शहरी पर्यावरण, आधुनिक पर्यावरण। तो क्या कहता है? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। तो यह है मानव गतिविधि से परिवर्तित पर्यावरणीय एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। तो रहे दोस्तों ये 100 प्रश्न, जो है कि हमने 29 नंबर से प्रश्न ये लिया था, 30वें नंबर से शायद, और लगभग हमने इसमें 90 प्रश्न नहीं लिए, 60 प्रश्नों को ले लिए दोस्तों। वीडियो व्याख्यान कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। अब 101 से 150 तक का नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे और प्लेलिस्ट बना देंगे, आप पूरा मोबाइल वीडियो को देख लीजिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में साझा कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।